ड्रग, जो मैंने बताया था फार्मेसी क्या है, जैसे साइंस ऑफ ड्रग। फार्मेसी क्या बताया था मैंने, इट इज द साइंस ऑफ ड्रग, राइट। और फार्मास्यूटिक्स क्या बताया था मैंने, साइंस ऑफ डोजेस फ्रॉम डिजाइनिंग, डोसेज फ्रॉम डिजाइनिंग। तो फार्मेसी इज द साइंस ऑफ ड्रग एंड फार्मास्यूटिक्स इज द साइंस ऑफ डोजेस फ्रॉम डिजाइनिंग, ये राइट, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट मैंने बात करी थी ड्रग डिस्कवरी के थ्रू, बताया था कि कहाँ फार्मेसी है और कहाँ फार्मास्यूटिक्स है। तो इस जो ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट एंड प्लस हमने एक वर्ड और यहाँ पे जोड़ा हुआ था मेडिकेशन, मेडिकेशन, राइट। तो इन ड्रग डिस्कवरी, ड्रग डेवलपमेंट एंड मेडिकेशन, द फाइनल जो होगा इस सारे को हम क्या बोल देंगे, तीनों को मिला के यहाँ पे प्लस यहाँ ड्रग डिस्कवरी, डेवलपमेंट एंड मेडिकेशन को बोले फार्मेसी। मतलब ड्रग यहाँ हर स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, ड्रग को एक नए तरीके से स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। पहले ड्रग को डिस्कवर किया, डेवलपमेंट किया, उसको फाइनल डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर उसको पेशेंट तक कंपाउंडिंग डिस्पेंसिंग करके हमने पेशेंट तक पहुंचा दिया। इस होल प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फार्मेसी। और हमारा जो फार्मास्यूटिक्स कहाँ है, मतलब ड्रग डेवलपमेंट फेज में मैंने जो बताया था, जब प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाते हैं, उस चीज को में क्या करते हैं हम, जो पैरासीटामोल मैंने बताया था, पैरासीटामोल को हमने एक डोजेस फॉर्म टैबलेट में कन्वर्ट कर दिया, उस चीज को क्या बोलते हैं हम, फार्मास्यूटिक्स। मतलब कन्वर्टिंग ऑफ न्यू केमिकल एंटाइजी या ड्रग इनटू अ मेडिसिन, ठीक है, और ड्रग प्रोडक्ट और डोसेज फॉर्म इज कॉल्ड एज फार्मास्यूटिक्स, राइट। डिफरेंट पे मैंने क्या बताया था, इसमें कौन कौन सी स्टेज हमारी होती है, जैसे कि मैंने स्ट्रेटेजिक रिसर्च के थ्रू बताया था कि टारगेट डिस्कवरी करते हैं, फिर हिट जनरेशन करते हैं, लीड आइडेंटिफाई करते हैं, देन लीड का ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, ठीक है। और लीड ऑप्टिमाइजेशन मैंने बताया था कि लीड टू ड्रग कैसे करते हैं। फिर हमने यहाँ पे बताया था कि एडीएमई प्रेडिक्शन करते हैं, इसमें हमने एक एल और जोड़ा हुआ था, एल एडीएमई बोला हुआ था जिसको, ठीक है। इसका एल का मतलब था लिबरेशन, ए का एब्जॉर्प्शन, डी का डिस्ट्रीब्यूशन, एम का मेटाबॉलिज्म, ई का एक्सक्रीशन, राइट। देन एनिमल मॉडल में मैंने बताया था कि एनिमल मॉडल में हम डायरेक्टली करते हैं, उनका सेलुलर बेस भी करते हैं, ठीक है। तो एडीएमई जो हम देखते हैं जनरली होल मॉडल एनिमल मॉडल पे देखते हैं, एंड एफिकेसी एंड सेफ्टी स्टडी भी हम इस पे एनिमल पे देखते हैं, ठीक है। फिर मैंने बताया था डिफरेंट फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स की फेज बताई थी कि कोई स्टूडेंट बताएगा टोटल मैंने कितनी फेज बताई थी, यहाँ पे कौन सी फेज ऐड की हुई थी, मैंने फटाफट बताइए जल्दी से। फेज 0, ठीक है, फेज 0 इसका क्या नाम बताया हुआ था, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। माइक्रो डोजिंग, क्या बोला था मैंने, माइक्रो डोजिंग बोला हुआ था, माइक्रो डोजिंग, राइट। तो फेज 0 को क्या बोलते हैं, माइक्रो डोजिंग। फेज सेकंड को क्या बोलते हैं, कोई स्टूडेंट बताएगा जल्दी से, बताएगा कोई स्टूडेंट। ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी, राइट। एंड देन थर्ड को थेराप्यूटिक कंफर्मेटरी, राइट। एंड फोर्थ को पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस। ओके, राइट, गुड। तो ये सारी हमारी कितनी थी, टोटल कितनी फेसेस होती हैं, 5 फेस मैंने बताया होता है, 5 फेस, टोटल 5 फेसेस, याद रख लेना 5 फेस होती है, जिसमें फेज 0 होती है, जिसको माइक्रोडोजिंग बोलते हैं, एजीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फेज 0, ठीक है। इसमें एक चीज और ऐड करना था जो हमारे हमने लास्ट क्लास में शायद मिस कर गया, मैं नहीं बता पाया हूँ। ये जो हमारी फेज 0 होती है, इस माइक्रोडोजिंग बोलते हैं। माइक्रोडोजिंग में हम जनरली क्या लेते हैं, हम इसका क्यों करते हैं, कॉस्ट कटिंग के लिए। किसके लिए करते हैं माइक्रोडोजिंग, कॉस्ट कटिंग के लिए, कॉस्ट कटिंग के लिए, राइट। हमारा जो फाइनल कॉस्ट है वो मिलियंस में जाता है, तो उतना ज्यादा कॉस्ट ना हो। अगर किसी कंपाउंड अगर फाइनल फेज में यहाँ से हमें एडीएमई पता चल जाएगी, चलो हमने बताया था यहाँ पे क्या पता चलती है, एडीएमई एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन पता चल जाता है, ठीक है। एडीएमई पता करते हैं, काइनेटिक पता करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इसलिए करते हैं ताकि हमारा अगर हमें एडीएमई सही से नहीं हो रहा तो हम बैक प्रोसेस में फिर से चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या है, जो आगे हम नंबर ऑफ जो वॉलंटियर्स लेने वाले हैं वो ज्यादा रहेंगे, तो हमारा कॉस्ट ज्यादा होगा, ठीक है। तो उस कॉस्ट को कम करने के लिए हम फेज 0 करते हैं, राइट। ये हमने लास्ट क्लास में शायद नहीं बताया हुआ था, राइट। फेज 0 में फिर मैंने बताया था यहाँ पे क्या लेते हैं हम, फेज 0 में क्या लेते हैं, आपके
ह्यूमन वॉलंटियर्स, और ये कैसे होते हैं, हेल्दी होते हैं, राइट। HS से याद रखना, ह्यूमन वॉलंटियर जो कि हेल्दी होते हैं। फेज सेकंड से हमारा जो हो जाता है, फेज सेकंड, फेज थर्ड और फेज फोर्थ में क्या होते हैं, पेशेंट होते हैं, राइट। इन तीन में पेशेंट होते हैं, इसमें हेल्दी वॉलंटियर्स होते हैं, इसमें पेशेंट वॉलंटियर्स होते हैं, राइट। पेशेंट वॉलंटियर्स, यहाँ हेल्दी वॉलंटियर्स। फेज सेकंड में क्या होते हैं हमारे, सॉरी फेज फर्स्ट में हेल्दी वॉलंटियर्स होते हैं, और फेज सेकंड से लेके लास्ट जो हमारी फेज होती है उसमें क्या होते हैं, पेशेंट वॉलंटियर्स होते हैं, राइट। क्लियर है यहाँ तक बच्चों को, सभी को? आई होप सबको Yes, यहाँ तक sir. क्लियर होगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। फिर मैंने बताया था ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट को, जो हमने मेथड्स थे कौन कौन से, कैसे हम पोटेंशियल टारगेट को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। तो जो पोटेंशियल टारगेट आइडेंटिफिकेशन के जो मेथड्स थे मैंने बताया था, कैसे याद रखना है, ECG से। कैसे? ECG, ठीक है। E फॉर एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च, G फॉर जेनेटिक बायोकेमिकल मेथोडोलॉजी एंड C फॉर क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, राइट। क्लियर है यहाँ तक? देन अपना मैंने बताया था कि लीड डिस्कवरी क्या होती है। लीड डिस्कवरी का मतलब होता है अपना लीड कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड दैट इंटरेक्ट विद द टारगेट, जो कि क्या है, हमें पॉजिटिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगा, राइट। और इसको कैसे याद रखा जाएगा, बिना हाई हिट की हमें क्या नहीं मिलती है, लीड नहीं मिलती है। बिना हाई हिट की हमें क्या नहीं मिलती है, लीड नहीं मिलती है। ये क्लियर है यहाँ तक? फिर हमने बताया था फार्माकोपिया के बारे में थोड़ा सा ना, फार्माकोपिया के बारे में हमने डिटेल में बता दिया था, ठीक है। इसमें भी ये भी बताया था कि ये क्या होता है, जो मार्टिनडेल फार्माकोपिया क्या होता है, हमारा एक्स्ट्रा फार्माकोपिया होता है, ठीक है। इसके बारे में फिर नेक्स्ट हमने अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा शायद हमने डिस्कस डिटेल में नहीं किया हुआ था, जो हमारी स्ट्रेटजी रहेगी वो क्या है। तो यहाँ का आज का टॉपिक जो है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला जो है हमारा, ठीक है, सिलेबस, ठीक है। सिलेबस के बारे में बताते हैं। देखो सिलेबस को हम जो थ्योरेटिकल जो सब्जेक्ट है हमारे, ठीक है, उन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को कैसे कवर करने हैं। पहले हमारा रहेगा फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग जो एक सब्जेक्ट है, ठीक है। सेकंड जो सब्जेक्ट है फिजिकल फार्मेसी है। थर्ड जो है फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी है, बायो फार्मास्यूटिक्स है, फार्माकोकाइनेटिक है, हॉस्पिटल फार्मेसी है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग एंड फार्मास्यूटिकल जुरिस्प्रूडेंस। जितने भी से सब्जेक्ट है सारे किसके अंदर आते हैं, फार्मास्यूटिक्स के अंदर, राइट। तो फार्मास्यूटिक्स में इतने सारे हमें सब्जेक्ट है, धीरे धीरे करके एक बार एक करके हम लोग इसको कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। और हम जो चलेंगे वो सेमेस्टर के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ठीक है। डेली ये तो हमारा चलेगा ही क्लास के थ्रू। डेली क्या है, डेली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी हमें साथ साथ में कवर करते जाना है, जिसमें हमें क्या करना है, इम्पोर्टेंट जो मेथड रहेंगे वो डेली, सपोज करो जैसे आज पीके का जो पीके आइडेंटिफाई करने के लिए मेथड्स होते हैं वो याद कर लिया, कल कुछ और कर लिया, कोई और मेथड याद कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से हर दिन हमें एक नए जो मेथड्स होते हैं, ठीक है, जैसे सपोज करो सॉलिड स्टेट कैरेक्टराइजेशन होते हैं, तो कौन कौन से मेथड यूज करते हैं सॉलिड स्टेट कैरेक्टराइजेशन में, वो हमें एक उस दिन याद कर लिया, ठीक है। सॉल्युबिलिटी कौन कौन से मेथड से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो एक दिन याद कर लिया। तो इस तरह से हमें क्या करना है, एक दिन कोई एक टॉपिक, या तो हमने मेथड्स याद कर लिए या इम्पोर्टेंट कोई टेबल है तो उसको याद कर लिया। तो साइड बाय साइड एक काम चलता रहेगा हमारा, ठीक है। इम्पोर्टेंट कोई फॉर्मूला है तो वो भी हम इसको रखेंगे, ठीक है। अब जीपीटी स्कोर बूस्टिंग टेक्निक्स है जो वो हम लोग डिस्कस करते जाएंगे विद इन लेक्चर। हम आपको बताते जाएंगे बिटवीन लेक्चर कि आपको कैसे करना है, क्या है, कौन सी टेक्निक्स है, कैसे उसको यूज करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है। डेली हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है, ठीक है। तो हमारे जो बच्चे हम जो डेमो क्लास, अभी तो डेमो क्लास चल रही है, जैसे हम क्लास स्टार्ट कर देंगे तो जो क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा वो हमारा इनिशियली, जैसे सपोज करो आपका टाइमिंग है 7:30, तो जो बच्चे 7:20 पे आ जाएंगे तो उनको कितना मिलेगा, 10 मिनट का टाइम मिलेगा। वो 10 मिनट किसके लिए, वो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के लिए, ठीक है। तो ये बेनिफिट उनके लिए होगा जो हमारे बच्चे टाइम से पहले आ जाएंगे, ठीक है। जो हमारे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो टाइम से पहले आ जाते हैं, उनके लिए हमने स्पेशली उनको हम बहुत ज्यादा टाइम देने वाले हैं, क्योंकि वो पंचुअल है, टाइम के पंचुअल, ठीक है। टाइम के पंचुअल आपको होना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 10 मिनट बाद आप चले आ रहे हो, ठीक है। तो हाँ स्टार्ट करते हैं। फार्मास्यूटिक्स क्या होती है। फार्मास्यूटिक्स में मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कन्वर्टिंग न्यू केमिकल एंटाइटीज, या कोई ओल्ड ड्रग है आपके पास, ठीक है, केमिकल एंटाइटीज है, जिसको बोला था मैंने, क्या बताया था, NCE, न्यू केमिकल एंटाइटी या ओल्ड ड्रग, क्या कन्वर्ट करेंगे इसको एक डोजेस फॉर्म, जिसको क्या बोलते हैं, मेडिकेशन भी बोलते हैं, मैंने बताया था,
ठीक है, उसमें कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, तो इट इज द प्रोसेस और ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच deals with converting the new chemical entirety into the old into the medicine or dosage form, ठीक है, which is used for safely and effectively by the patients। ठीक है, मतलब क्या है ऐसा कि सपोज करो आपका पैरासीटामोल है, ठीक है, पैरासीटामोल मैंने कल भी एग्जांपल बताया था कि पैरासीटामोल जो है आपका वो एक कंपाउंड्स है, प्योर कंपाउंड्स है, राइट। उसमें अभी हमने पैरासीटामोल में कोई एक्सीपिएंट ऐड नहीं किया हुआ है। ये पैरासीटामोल आपका जो है इसमें अभी कुछ नहीं है, ठीक है। अब पैरासीटामोल को आप एज सच लेंगे तो क्या होगा, एक तो डोज का मैंने बताया था एक्यूरेसी नहीं आएगी, कोई 450 लेगा, कोई 500 लेगा, कोई 350 लेगा, ठीक है। सपोज करो आपसे बोल दिया कि आप एक चम्मच 1 टीस्पून ले लेना, तो किसी के घर में छोटी चम्मच है, किसी घर में बड़ी चम्मच है, ठीक है। तो वो मैंने बताया था कि इससे क्या हो जाएगा, डोज वेरिएशन होगा कि एक्यूरेसी नहीं हो सकती, ठीक है। तो हमें प्रॉपर डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट। उससे क्या होगी, हमारी डोज एक्यूरेसी होगी। और भी चीजें होती हैं जो हमें आगे अभी डिस्कस करेंगे। इसको और क्या बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड साइंस ऑफ डोजेस फॉर्म डिजाइनिंग, राइट। क्लियर है यहाँ तक। अब ये आपका जो है न्यू केमिकल एंटाइटी या ड्रग है। न्यू केमिकल एंटाइटी और जो आपका ड्रग, ओल्ड ड्रग है, दोनों पार्ट को अलग क्यों रखा हुआ है। देखो, न्यू केमिकल एंटाइटी की जब बात होती है तब क्या होता है, हमेशा नोवेल कंपाउंड क्या होते हैं, नोवेल कंपाउंड की हम बात करते हैं। क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट, क्लियर है। न्यू केमिकल एंटाइटी मींस नोवेल कंपाउंड, ठीक है। हम नोवेल कंपाउंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। सपोज करो हमने कोई ड्रग डिस्कवरी से नया कंपाउंड निकाला है और उसका डोजेस फॉर्म कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उस केस में हम न्यू केमिकल एंटाइटी को कंसीडर करते हैं, उसको न्यू केमिकल एंटाइटी बोलते हैं। ओल्ड ड्रग हम इसलिए बोलते हैं कि जैसे सपोज करो पैरासीटामोल आप पहले कितनी बार खाते थे, 3 बार खाते थे ना। ये पैरासीटामोल आप कितनी बार खाते थे इनिशियली, आपने कभी देखा हो, अगर किसी को शायद याद हो तो पहले 3 टाइम्स टेबलेट ली जाती थी पैरासीटामोल की, और अब कितनी बार लेते हैं हम लोग, 2 टाइम्स इन अ डे, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, ये पहले हमारा जब कंपाउंड डिस्कवर हुआ होगा तब उसको इस तरह से डोजेस फॉर्म जो उसकी बनाई गई होगी उसको इस तरह से बनाया होगा कि उसका जो रिलीज है उसको कंट्रोल नहीं किया गया, वो सस्टेन नहीं किया गया, क्योंकि उस समय इतना टेक्नोलॉजी और साइंस नहीं थी शायद, ठीक है। तो उस समय क्या किया, इसको ऐसा मतलब उसका जो ड्रग रिलीज का जो रेट है उसको कंट्रोल नहीं कर पाए हम लोग, ठीक है। तो उस समय क्या करते थे, इसको 3 डोज सुबह, दोपहर और शाम को लिया जाता था। बट नाउ क्या होने लगा कि हमने उसको सस्टेंड कंट्रोल रिलीज कर दिया, ठीक है। या तो सस्टेंड बना देते हैं, कंट्रोल रिलीज बनाते थे, वो धीरे धीरे ड्रग रिलीज होती रहेगी, तो एक सर्टेन टाइम के बाद आपको फिर से लेनी पड़ेगी। तो इसलिए अब क्या कर दिया गया, इसको कैसा बना के दिया, सस्टेंड रिलीज, या तो सस्टेंड रिलीज फॉर्मुलेशन आती है या कंट्रोल रिलीज। तो इसके कारण क्या हो जाता है, धीरे धीरे रिलीज होता रहेगा, जिससे हमारा इफेक्ट है वो ज्यादा देर तक आएगा, तो हमें बार बार डोजिंग फ्रिक्वेंसी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब यहाँ था, जब न्यू केमिकल कंपाउंड्स की बात करते हैं, ठीक है, तो न्यू केमिकल एंटाइटी की बात करते हैं, नोवेल कंपाउंड की बात करते हैं, मतलब जब नोवेल कंपाउंड हमारे बोलते हैं। पैरासीटामोल की बात कर रहे हैं, उस केस में अगर हम पैरासीटामोल पहले हमने 3 बार वाली टेबलेट ले रहे थे, अब 2 बार वाली लेने लगे, तो ये क्या है, पैरासीटामोल तो ओल्ड ड्रग थी, लेकिन हमने इसका डोजेस फॉर्म नया बनाया, मतलब पहले 3 बार लेना पड़ रहा था, अब कितनी बार लेना पड़ रहा है, 2 बार, ठीक है। तो इसको क्या कर दिया मैंने, उसी ओल्ड कंपाउंड का एक नया डोजेस फॉर्म तैयार कर दिया। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर, ठीक है। तो हम डोजेस फॉर्म तैयार जरूर नहीं कि हर बार नए कंपाउंड का करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी जो कंपाउंड है उसका भी कर सकते हैं, जिसको ओल्ड कंपाउंड बोलेंगे, और नया कंपाउंड अगर डिस्कवर होगा उसका भी हम ड्रग को, जिसको नोवेल कंपाउंड और जेनेरिक ड्रग बोलते हैं, ठीक है, ड्रग को हम क्या करते हैं, डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड फार्मास्यूटिक्स, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि ड्रग को डोसेज फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करना होता है, जल्दी से बताइए फटाफट। ड्रग को डोजेज फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करना जरूरी है। एक तो रीजन मैंने बताया है, बाकी के रीजन आप बताएंगे, फिर मैं स्टार्ट करूंगा कि कैसे, नेसेसिटी क्या है डोजेज फॉर्म डिजाइन। एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। बिल्कुल राइट, उसको पेशेंट कंप्लायंस बोलते हैं। और क्या रीजन हो सकता है, देखो बहुत सारे रीजन है, चलो मैं बताता हूँ। आपका सपोज करो एक कोई ड्रग है जो कि बहुत पोटेंट है, कितना है, बहुत पोटेंट। पोटेंट का मतलब समझते हो, पोटेंसी समझते हो,
पोटेंट सपोज करो आप पैरासीटामोल है जो 500 mg लेना पड़ता है हमें, ठीक है, और एक कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड ले लो XYZ, ठीक है, सपोज करो हमने एक्स कंपाउंड ले लिया जिसकी पोटेंसी कितना है वो 5 mg, इसका एक्स कंपाउंड है जिसका 5 mg लेने में इफेक्ट आ जा रहा है। तो इसमें से एक पैरासीटामोल है जिसका हम कितना ले रहे हैं 500 mg, एक पैरासीटामोल है, दूसरा एक्स कंपाउंड है जिसका हम 5 mg ले रहे हैं। तो इसमें हाईली पोटेंट कौन होगा ये बताइए आप, हाईली पोटेंट कौन सा हो, 5 mg वाला कि 500 mg वाला? 5 mg वाला। राइट, क्लियर है यहाँ तक सभी स्टूडेंट? अगर नहीं हो तो बताओ, मैं बता देता हूँ। क्लियर है कि नहीं स्टूडेंट, बताइए प्लीज। यस सर सर। एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, एक मिनट। एक कंपाउंड है, ठीक है, जिसका डोज कितना है 500 mg जो कि पैरासीटामोल है, राइट। दूसरा कंपाउंड है एक्स कंपाउंड है, ठीक है, और उसका डोज कितना है 5 mg, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं, एक पैरासीटामोल है जिसका डोज कितना है 500 mg, क्लियर। एक एक्स कंपाउंड है जिसका डोज कितना है 5 mg, और ये अपना 500 mg पे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो कर रहा है। ये कितने पे कर रहा है 5 mg पे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो कर रहा है। तो हाईली पोटेंट कंपाउंड्स कौन सा होगा? 5 mg वाला। 5 mg वाला क्यों होगा? क्योंकि ये मिनिमम अमाउंट में ज्यादा मतलब अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दे रहा है। कितना? मिनिमम अमाउंट में, कम से कम अमाउंट में जो अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो कर देता है कोई भी कंपाउंड या कोई भी ड्रग, उसको क्या बोलते हैं? हाईली कंपाउंड्स, ठीक है। द कंपाउंड व्हिच हैविंग द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट एट लो डोज, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पोटेंट कंपाउंड, पोटेंट कंपाउंड्स है। और जो आपका 500 mg पे इफेक्ट करेगा उसको बोलेंगे लेस पोटेंट कंपाउंड, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर यहाँ पे जो आप डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, ड्रग को डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसकी पोटेंसी अगर हाई है, पोटेंसी कैसी है? हाई है। तो सब कुछ करो 5 mg आपकी डोज है और 5 mg लेना है, तो क्या 5 mg लेना पॉसिबल होगा? आई थिंक No, अगर sir. आप 5 mg लेोगे ना तो हो सकता है कि वो 7 mg चली जाए, क्योंकि वो डोज बहुत कम है, आपकी फिंगर पे नहीं आ सकती। एज ए प्योर कंपाउंड्स आपका 500 mg पैरासीटामोल का या किसी एक्स कंपाउंड का जो पोटेंट है, आप उसको लोगे तो वो फिंगर में ही नहीं आएगी। उसकी डोज कितनी होगी? बहुत कम होगी, ठीक है। अब उसको आप एज ए प्योर फॉर्म में लोगे तो वो या तो ज्यादा चली जाएगी या कम जाएगी। तो इससे क्या होगा? साइड इफेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? साइड इफेक्ट आ जाएगा, या बहुत ज्यादा सीवियर टॉक्सिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? सीवियर टॉक्सिटी। या तो साइड इफेक्ट आ जाएगा, या अगर कोई कंपाउंड टॉक्सिक है बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा टॉक्सिटी, उसकी सीवियर टॉक्सिटी आ जाएगी। क्लियर? जैसे डिजिटॉक्सिन, डिजॉक्सिन को पोटेंट कंपाउंड है। क्लियर? तो ये क्या करेंगे? आपको टॉक्सिटी प्रोड्यूस कर देंगे। क्लियर है? तो इसमें क्या है, इस केस में हमें डोजेस फॉर्म में उस कंपाउंड को कन्वर्ट करना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई बार कंपाउंड अगर पोटेंट है तो टॉक्सिटी आने के बहुत ज्यादा चांस हो जाएंगे, ठीक है। और फटाफट देख लेते हैं, टेस्ट मास्किंग है, जीआईटी में अनस्टेबिलिटी है, ठीक है। इस तरह की हमें सपोज करो साइट स्पेसिफिक टारगेटिंग करनी है तो कोलोन टारगेटिंग टैबलेट आपने नाम शायद सुना होगा, सीटी, ठीक है, कोलोन टारगेटिंग टैबलेट आती है, ठीक है। तो ये क्या है? टेस्ट मास्किंग हमने, ठीक है, ऑर्डर करना है उसका, और जीआईटी इरिटेंट है, जीआईटी में अनस्टेबल है। तो इस तरह के जो कंपाउंड है, तो हमें इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? उस ड्रग को डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे रीजन है कि हम एक ड्रग को डोजेस फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करते हैं। क्लियर हुआ है यहाँ तक? आई होप सबको यहाँ तक क्लियर होगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्यों कन्वर्ट करते हैं? या तो पोटेंसी की वजह से, क्योंकि ताकि हमारे डोज में वेरिएशन ना आए, या टेस्ट मास्किंग, जीआईटी में अनस्टेबिलिटी हो सकती है, या और जीआईटी में ड्रग डिग्रेड हो जाती है, मतलब अनस्टेबिलिटी हो सकती है। और क्या हो सकता है? साइड
स्पेसिफिक टारगेटिंग करनी है, जैसे कोलोन टारगेटिंग, राइट। तो उस केस में भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक सपोज करो पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल को टैबलेट में लाके, जो हमारा टैबलेट है, ठीक है, उस टैबलेट को, जो हमारा सपोज करो टैबलेट है, टैबलेट की हम क्या कर देंगे, कोटिंग कर देंगे, एंटेरिक कोटेड टैबलेट जो आती है इस तरह से, ठीक है। तो हमारे क्या करेगी, साइट स्पेसिफिक ड्रग रिलीज करेगी, जीआईटी अनस्टेबिलिटी नहीं करेगी, कॉज करेगी, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड है जो आपका टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म। ये आपने सुना होगा टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म, जो कि हमारे दो तरह से इसको क्लासिफाई किया गया टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म को, ठीक है। पहला जो आपका है वो है बेस्ड ऑन द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, मतलब बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, मतलब आप ड्रग को किस रूट के थ्रू एडमिनिस्टर बॉडी में करा रहे हो, ठीक है। या तो आप सपोज करो ओरल करा रहे हो, ओरल में कैसे देते हैं, या टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर या सिरप वगैरह हम देते हैं जनरली, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो ओरल रूट जो हमारा है, जो वो मेजर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, ये कैसा है, मेजर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारे बेस्ड ऑन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ओरल है, पेरेंट्रल है, टॉपिकल है, ट्रांसडर्मल है, रेस्पिरेटरी एंड इनहेल्ड है, ऑप्थेल्मिक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, रेक्टल और रूट ऑफ वेजाइनल है, ऑटिक है। ऑटिक मतलब कैसा, क्या होता है इसका, ऑटिक का मतलब समझते हो आप, ये तो सबको आप पता होगा। ऑप्थेल्मिक आई से रिलेटेड सर। हाँ, और ऑप्थेल्मिक वो भी आई से रिलेटेड ही होता है सर, ठीक है। ये तो ये सारे रूट हो गए। और पेरेंटल में जैसे आप देखोगे डिफरेंट हैं, कौन कौन से हैं, आईवी हुआ, आईडी हुआ, ठीक है, IM एससी हुआ और आईएम हुआ, ये सारे हमारे पेरेंटल होते हैं, और भी होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हमारे सारे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसके बेस पर हम डोसेज फॉर्म को क्लासिफाई करते हैं। दूसरा है हमारा बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म, मतलब उसका सॉलिड स्टेट कैसा है, सॉलिड फॉर्म में है, सेमी सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस है, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं, ठीक है। अगर फिजिकल फॉर्म जो है उसके बेस पे भी हम इसको क्लासिफाई करते हैं। तो सॉलिड डोजेस फॉर्म है, सेमी सॉलिड, लिक्विड्स, गैसेस, आगे देखेंगे कौन कौन से होते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा जो है क्या है, बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म्स। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे एक चीज जो आती है वो समझने वाली है, क्योंकि ये तो सारे बुक में लिखा है, सबने पढ़ा भी होगा आई थिंक। अब जो समझना है वो ये समझना है हमें कि ये सब करने की जरूरत क्या पड़ी, अलग अलग रूट, ठीक है, अलग अलग डोजेस फॉर्म करने की क्या जरूरत पड़ी, क्यों। अभी तो मैंने बताया कि एक ड्रग को आपने डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है, वो क्यों किया, उसकी प्रॉब्लम बताई कि ड्रग के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, जीआईटी अनस्टेबिलिटी, टेस्ट मास्किंग की वजह से हमने उसको एक डोजेस फॉर्म किया। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि अलग अलग डोजेस फॉर्म में क्यों कन्वर्ट किया उसको, ठीक है। अलग अलग डोजेस फॉर्म मतलब आपका हमने क्या बनाया, सपोज यहाँ समझो, देखो हमारे पास क्या है, टैबलेट भी है, ठीक है, कैप्सूल भी है, और क्या है बताओ जल्दी। टैबलेट, कैप्सूल क्या होते हैं, इमल्सन हुआ, सस्पेंशन हुआ, सिरप हुए, मतलब सॉल्यूशन ले लो, एलेक्सर, एलेक्सर मतलब सॉल्यूशन लिख दिया मैंने, ठीक है, अभी कॉमन समझ लो, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ डोजेस फॉर्म, ठीक है, पहले तो नंबर ऑफ डोजेस फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया। दूसरा पेरेंट्रल, जैसे रूट देखें तो यहाँ पर रूट भी अलग है, पेरेंट्रल रूट के रूट भी अलग है, ठीक है, आईवी है, फिर आईएम है, सबकुटेनियस है, इंट्राडर्मल है, ठीक है। तो ये सब करने की अलग अलग डोजेस फॉर्म में लाने की क्या जरूरत पड़ी, क्यों ए आईवी, क्यों आईएम, क्यों एससी, क्यों इंट्राडर्मल रूट के थ्रू हम दे रहे हैं, इसका क्या रीजन है, कोई बता सकता है कोई स्टूडेंट, यस सर। बताइए। जो पेरेंट्रल हैं वो हम अनकॉन्शियस पेशेंट को दे सकते हैं, बट जो ओरल डोजेस फॉर्म है ओएसडी, उन्हें हम अनकॉन्शियस पेशेंट को नहीं दे सकते हैं। बाकी कुछ टारगेट करने के लिए, जैसे कोई जैसे इंट्राडर्मल लगाना है, बिल्कुल राइट, लगाना है। बिल्कुल राइट। देखो हमारा टैबलेट जो है, टैबलेट क्या है, एक ओरल सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म है, क्या है, सॉलिड ओरल यूनिट डोजेस फॉर्म है, ठीक है। तो ये जो टैबलेट है, इसको आपको एक पेशेंट है, यहाँ पे एक पेशेंट ले लेते हैं जो कि कैसा है, नॉर्मल है, चल फिर रहा है, कॉन्शियस है मतलब, ठीक है। ये कैसा है, यहाँ मैं सी लिख देता हूँ, ये कैसा है आपका कॉन्शियस पेशेंट है, और दूसरा कैसा है, अनकॉन्शियस पेशेंट है,
ठीक है, ये आपका कैसा है, अनकॉन्शियस पेशेंट है। अब इसको टैबलेट आप दे पाओगे क्या? नहीं, इसको तो दे सकते हो, लेकिन इसको आप टैबलेट नहीं दे सकते, इसको तो दे दोगे, ठीक है। अब जब आपने अगर सब कुछ करो, इसको टैबलेट तो एक तो हमारा एक रीजन होगा कि कॉन्शियसनेस का, ठीक है, कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, वो कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, वो चाइल्ड है, एज का डिफरेंस हो सकता है, कई बार बच्चे नहीं ले पाते हैं, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर डोजेस, मतलब कोई टैबलेट को लेता है तो उसको वोमिटिंग आती है, तो उसमें केस में हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिव डोजेस फॉर्म रेडी करना होता है, ठीक है। कि वो हर कोई को हम किसी पेशेंट को टैबलेट नहीं दे सकते, या तो वो पेशेंट की कंडीशन डिपेंड करेगी, वो कॉन्शियस है, ठीक है, एज में क्या वेरिएशन है, या सपोज करो कई बार एज जब बहुत ज्यादा होती है तो जीआईटी से एब्जॉर्प्शन भी नहीं होता है, ठीक है, बट वो कॉन्शियस तो है, लेकिन एज ज्यादा होने के कारण से उसके जीआईटी की जो मोटिलिटी है वो नहीं हो रहा है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में हम टैबलेट नहीं दे सकते हैं, उस केस में हमें उसका कुछ अल्टरनेटिव देना पड़ेगा, या तो हम इंजेक्शन देंगे या सॉल्यूशन वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन तो अगर ओरली देना है तो नहीं देंगे फिर, क्योंकि जीआईटी से एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा उसका, तो हम क्या करेंगे, उसको इंजेक्शन देंगे, ठीक है। तो एक तो हमारा ये रीजन होगा कि पेशेंट की कंडीशन, ठीक है, पेशेंट की रिक्वायरमेंट, कि पेशेंट किस कंडीशन में, किस रिक्वायरमेंट में, ठीक है, वो चाहे उसकी कॉन्शियसनेस हो, उसकी एज भी हो सकती है, ठीक है, और उसको कोई एलर्जिक कंडीशन भी हो सकती है कि वो जीआईटी के थ्रू लेगा तो वोमिटिंग कर देगा, एलर्जिक कर देगा। दूसरा हमें जो है इंपॉर्टेंट है वो है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट कितनी जल्दी चाहिए हमें, कोई है इमरजेंसी कंडीशन, जिसको क्या बोलेंगे हम, इमरजेंसी। सपोज करो कोई बहुत ज्यादा सीवियर पेशेंट आ गया, ठीक हो, अब उसको इंस्टेंट आपको ट्रीटमेंट देना है, तो उसको टेबलेट तो नहीं देंगे, टेबलेट क्यों नहीं दे सकते बताइए, कोई बताएगा? क्योंकि सर उसको रिजॉल्व होने में शायद वहां इफेक्ट हमें क्या चाहिए, बहुत जल्दी फास्ट चाहिए, राइट, इंस्टेंट इफेक्ट चाहिए, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली टैबलेट नहीं दे सकते, ठीक है, वहां हमें क्या देना पड़ेगा, आईवी इंजेक्शन देना पड़ेगा, ठीक है। सपोज करो हार्ट का ऑपरेशन होना है, एक्सीडेंट हो गया, हार्ट का ऑपरेशन करना है, तो उसको तुम टैबलेट खिलाने बैठोगे, टैबलेट खिलाओगे, उसका डिजेंटिग्रेशन होगा, डिजोल्यूशन होगा, ठीक है, ड्रग बाहर आएगी, फिर वो जाके एब्जॉर्प्शन होगा, जब जाके डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर इफेक्ट आएगा, कितना टाइम लग रहा है। ये आईवी जब इंजेक्शन तुम दे दोगे, ठीक है, तो वो डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा, ठीक है। तो एक तो हमारा दो कंडीशन हो गई, ठीक है, एक हमारी पेशेंट की कंडीशन, दूसरी हमारी वो इमरजेंसी में है कि कैसा है, वो भी ये कंडीशन हो रही है, ठीक है, मतलब सीवियरिटी, डिसीज की सीवियरिटी, ठीक है, कि कैसा सीवियर है पेशेंट, कैसा है, ठीक है। और क्या रीजन हो सकते हैं, और क्या रीजन हो सकते हैं, बताएगा कोई? देखो यहाँ पे एक चीज और याद रखना, डिसीज आपका एरिया क्या है, अगर टॉपिकल है तो उसको हम टैबलेट क्यों देंगे, ओरल टैबलेट क्यों देंगे, ठीक है। तो टॉपिकल डिसीज है तो हम टॉपिकल दे देंगे। सपोज करो कोई पेशेंट आया जिसका नॉर्मल एक्सीडेंट होगा, उसको टॉपिकली अप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए टॉपिकल डोजेस फॉर्म बना है, ठीक है। ऑप्थेल्मिक है तो ऑप्थेल्मिक आई की कंडीशन है, और उसको आई में हम हो सकता है कि कोई आई में आई ड्रॉप बना देंगे, तो हमें टैबलेट बनाने की जरूरत नहीं है उस केस में। इसीलिए हमारे क्या है, मतलब डिसीज कंडीशन हो सकती है बहुत सारे, ठीक है। तो डिसीज कंडीशन में क्या है, पेशेंट की कंडीशन क्या है, इमरजेंसी है क्या है, इसलिए बहुत सारे नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं, उन फैक्टर को देखते हुए हमने अलग अलग डोजेस फॉर्म डिजाइन किया, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ पे कि नंबर ऑफ डोजेस फॉर्म की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी? क्लियर? अब आगे चलते हैं। यहाँ पे एक चीज और समझना है, एक चीज और समझ लेते हैं यहाँ पे। आपका कल मैंने क्या क्या बताया था आपको कि एक टैबलेट है, ठीक है, एक टैबलेट है, उसका क्या क्या होता है। पहले सबसे पहले क्या होगा, टैबलेट है हमारे अगर पास, तो यहाँ पे समझते हैं, एक टैबलेट है हमारे पास, ठीक है, टैबलेट है, पेशेंट ने लिया तो उसका क्या होता है, सबसे पहले डिजेंटिग्रेशन, डिजोल्यूशन, फिर एब्जॉर्प्शन, डिजोल्यूशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ रूट पेरेंटल रूट की बात करो अगर, तो जो अगर इसकी बायोलिटी की बात करें, ठीक है,
तो बायोलिटी भी हमारी डोजेस फॉर्म के अकॉर्डिंग अफेक्ट करती है, नंबर टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म के अकॉर्डिंग बायोलिटी भी अफेक्ट करती है। जैसे कि आईवी के केस में अगर इंट्रावेनस दे रहे हो आप, पेरेंटल रूट अप्लाई कर रहे हो, ओरल ना लेके आप पेरेंटल ले रहे हो, ठीक है, और आईवी रूट के थ्रू दे रहे हो, तो उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो कितनी होगी, कितनी होगी? 100%, 100% होती है। अदर रूट में क्यों नहीं 100% होती है? क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो जाती है और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी होता है। हाँ, एक तो ये रीजन होगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाता है, और देखो आप समझना, मैं बताता हूँ। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? बायो अवेलेबिलिटी की, ठीक है। एक रूट ओरल रूट है जिसकी बायोलिटी आईवी के कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में दिख रहा हूं मैं, आईवी के कंपैरिजन में दिख रहा हूं, ठीक है। बायोलिटी सपोज करो इसकी कितनी है, 80% बहुत ज्यादा ले ली मैंने एक्चुअली, 80% है सपोज करो, और इसकी कितना है 100%, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये किसकी वजह से हो रहा है? डोजेस फॉर्म की वजह से हो रहा है। डोजेस फॉर्म आप किस रूट से ले रहे हो, ठीक है, वो रूट भी अफेक्ट करता है किसको? बायोअवेलेबिलिटी को, और डोजेस फॉर्म भी हमारी किसको अफेक्ट करती है? बायो अवेलेबिलिटी को। तो यहाँ पे क्या है कि जो आपके टैबलेट है, एक आपकी टैबलेट है और दूसरा आपका इंजेक्शन है। इंजेक्शन मतलब कोई सॉल्यूशन ले लो, तो बताओ हमें से इस टैबलेट की बायोलिटी ज्यादा होगी या इस सॉल्यूशन की ज्यादा होगी? इंजेक्शन की सॉल्यूशन सॉल्यूशन की ज्यादा होगी ना, क्योंकि इसका क्या नहीं होना है, ना तो डिजेंटिग्रेशन नहीं होना है, ना डिजोल्यूशन नहीं होना है, ठीक है। आपने कहा डायरेक्टली, अगर सॉल्यूशन भी ओरली भी दे दिया तो इसके कंपेरिजन में 2 स्टेप तो आपके डिजोल्यूशन डिजेंटिग्रेशन एंड डिजोल्यूशन वाला तो स्टेप हो गया पहले ही, क्योंकि ये ऑलरेडी सॉल्यूशन फॉर्म में है, तो फास्ट एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, क्योंकि ये डिजेंटिग्रेट और डिजोल्यूशन में भी तो टाइम लगेगा ना, ठीक है। तो जो रेट ऑफ बायोअवेलेबिलिटी अकॉर्डिंग टू डोजेस फॉर्म, ठीक है, वो भी क्या होता है हमारा अलग अलग होता है। हर डोजेस का जो बायोअवेलेबिलिटी का ऑर्डर होता है ना, कि कितना बायोअवेलेबिलिटी होगी, टैबलेट की कितनी होगी, ठीक है, सिरप की कितनी होगी, सॉल्यूशन की कितनी होगी, ये भी अलग अलग होता है। तो वो कैसे होगा बताएगा? सबसे पहले क्या, सबसे ज्यादा किसकी बायोअवेलेबिलिटी किसकी होगी? आईवी की होगी। आप उसमें बताओ, मतलब डोजेस फॉर्म के अकॉर्डिंग बताओ, रूट के ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग मत बताना, क्योंकि मैंने वो बता दिया है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम। आप बोलो जल्दी से। पेरेंट्रल की होगी सबसे ज्यादा। हाँ, पेरेंटल में क्या देते हैं? सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या लिख ले हम? सॉल्यूशन लिख लें, ठीक है, पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं, ये सॉल्यूशन होगा। फिर किसकी होगी? इमल्सन, फिर सस्पेंशन, फिर किसकी होगी? सिरप, वो सॉल्यूशन में आ गया, ठीक है। और क्या हो सकता है? सबलिंगुअल जो दिया जाता है। हाँ, अब टैबलेट में टाइप ऑफ टैबलेट है ना, तो वहां तो वेरी करेगा, लेकिन उसके पहले क्या आता है? कैप्सूल आता है। कैप्सूल में क्या होते हैं? पाउडर होता है, कई बार ग्रेन्यूल्स होते हैं। डिजेंटिग्रेशन वाला जो है ना, वो ब्रेक होगा पहले टैबलेट, फिर वो डिजेंटिग्रेट होगा, डिजोल्यूशन होगा, ठीक है। तो उसके कंपैरिजन, टैबलेट के कंपैरिजन बायोअवेलेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? कैप्सूल की। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? कैप्सूल। फिर क्या आएगा आपका? टैबलेट। अब टैबलेट में हमारी कितने तरह की नंबर ऑफ टैबलेट होती हैं? क्या होती हैं? नंबर ऑफ टैबलेट्स होती हैं। क्या होती हैं? नंबर ऑफ टैबलेट। तो नंबर ऑफ टैबलेट आप बताना। एक तो है नॉर्मल टैबलेट, जिसको बोलेंगे अनकोटेड, और दूसरा है कोटेड। अब बताओ हमारा सबसे ज्यादा बायोअवेलेबिलिटी किसकी होगी? कोटेड की या अनकोटेड की? अनकोटेड की। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं? पहले अनकोटेड। रेट ऑफ ऑर्डर कैसा हो जाएगा? टैबलेट में भी हम पहले इसको कर लेना अनकोटेड, ठीक है, अनकोटेड टैबलेट, ठीक है। फिर आएगा हमारा कोटेड टैबलेट। क्लियर है? यस सर। क्लियर?
आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। तो ये भी हमारा एक फैक्टर है, ठीक है। ये ऑर्डर याद कर लेना, एक क्वेश्चन मतलब पूछते हैं ऐसे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ इस टैबलेट के केस में आपको बहुत सारे वो है मतलब स्टेप्स आएंगे जो आपको सॉल्यूशन तक ले जाने। इसके कंपेरिजन अगर सॉल्यूशन से कंपेयर करोगे ना तो सॉल्यूशन तक पहुंचने में इसको टाइम लगेगा, इस स्टेज में पहुंचने में, ठीक है। इसलिए इसकी वायबिलिटी कम होती है एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमारी सॉल्यूशन की सबसे ज्यादा होगी, फिर उसके बाद इमल्सन की, फिर उसके बाद सस्पेंशन की, फिर कैप्सूल की, फिर अनकोटेड की, फिर कोटेड की, ठीक है। कोटेड की सबसे कम क्या होती है? बायोअवेलेबिलिटी। क्लियर है यहाँ तक? सर इसमें एरोसॉल्स की बायोअवेलेबिलिटी किस जगह पर होगी? हाँ, देखो अब ये क्या है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म है। ये क्या है आपके स्पेसिफिक टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म है। अब उसमें क्या है, उसमें क्या फैक्टर रहेंगे? व्हीकल पे रहेगा आपका, प्रोपेलेंट कैसा है, ठीक है, वो कंडीशन आएगी आपकी। तो वहां पे यहाँ इनसे कंपैरिजन नहीं करेंगे, वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। एरोसॉल्स वगैरह कहाँ आते हैं? गैसेस फॉर्म में आ जाते हैं। तो एरोसॉल्स का कई बार क्या होता है, उनका लोकल इफेक्ट होता है, समझ रहे हो आप? जी सर। लोकल इफेक्ट के लिए लेते हैं जनरली। ये किसके लिए हम कंपेयर कर रहे हैं? ओरल रूट के लिए। यहाँ पे हमने इसलिए इंजेक्शन भी नहीं लिया है, नॉर्मल ओरल रूट के लिए हमने देख रहा है। किसके लिए? ओरल रूट के लिए सारी सब कुछ ले सकते हैं ना ये। यस सर। मतलब ये आपका लोकल इफेक्ट के लिए नहीं देख रहे हैं, हम सिस्टमेटिक इफेक्ट के लिए देख रहे हैं सारी चीजें, ठीक है। सिस्टमेटिक और लोकल इफेक्ट जानते हो क्या होता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यस सर। पता होना चाहिए क्या होता है, बताओ। जो सिस्टमिक होता है सर उसे हम आईवी थ्रू देते हैं, और जो लोकल होता है उसे स्किन पे अप्लाई करते हैं। जो लोकल होता है वो स्किन पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, कुछ हद तक सर सही है। लोकल जो होता है वो स्पेसिफिक साइट पे दिया जाता है, और जो सिस्टमिक होता है वो पूरे ब्लड मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम में दिया जाता है। या सर उसे होल बॉडी के लिए देते हैं, और जो लोकल होता है वो पर्टिकुलर एरिया के लिए। और कोई स्टूडेंट जिसको सही क्लियर पता हो तो टूटा फूटा बताया आप लोगों ने, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ, ठीक है। ये क्या है आपका, सपोज करो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो है ना रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसको क्या कर लो? साइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये आपका जो साइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, ये साइट ऑफ इफेक्ट, मतलब आप जहां आपको फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट चाहिए, ठीक है। तो साइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जहां पे आप ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हो वहीं पे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट अगर आ रहा है, ठीक है। मतलब जहां अप्लाई किए वहीं पे आप, जैसे कि टॉपिकली हमें जैसे कि सपोज करो कहीं चोट घाव लग जाता, हम वहीं पे अप्लाई कर देते, तो वो क्या होगा? लोकल। मतलब सेम दोनों चीजें क्या है? सेम है। क्या है? ऐसे सेम है। क्या क्या दोनों चीजें सेम है आपकी? साइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, साइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और प्लस साइट ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, साइट ऑफ एक्शन, इसको बोलते हैं साइट ऑफ एक्शन। दोनों चीजें क्या है? सेम है। साइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी सेम है और साइट ऑफ एक्शन भी सेम है। क्लियर है? इसको बोलेंगे क्या? लोकल इफेक्ट। क्या बोलेंगे? क्लियर हुआ यहां तक? लोकल इफेक्ट क्या है? साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड साइट ऑफ एक्शन सेम है, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा कर दो, इस साइट ऑफ जो है आपका ये क्या है? सेम ना होके क्या हो जाएगा आपका? डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? अगर वो डिफरेंट है तो उसको बोल देंगे हम सिस्टमेटिक इफेक्ट, सिस्टमिक इफेक्ट। जब वो डिफरेंट है, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और साइट ऑफ एक्शन डिफरेंट है, तो उसको बोलते हैं हम सिस्टमेटिक इफेक्ट, और जब सेम होता है तो उसको बोलते हैं हम लोकल इफेक्ट। क्लियर है? यस सर। इसका एग्जांपल बताओ, कोई बताएगा स्टूडेंट? यस सर। जो लोकल का होता है वो उसमें लिडोकैन आता है, और जो सिस्टमिक में हम प्रोकैन वगैरह है या ब्यूपीवैकेन है ये देते हैं।
सिंपल सा एग्जाम्पल बताओ जो डेली लाइफ में यूज करते हो। टैबलेट, पैरासीटामोल, ये क्या है? सिस्टमिक इफेक्ट। और आपका लोशन लिनीमेंट्स क्या है? कोई भी लोशन, कोई भी क्रीम लगाते हो, सन प्रोटेक्शन लोकल क्रीम लगाते एडमिनिस्ट्रेशन। हो, वो आपका लोकल इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, वहाँ लोकल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? वो लोकल इफेक्ट दे रही है जो आप टॉपिकली यूज कर रहे हो, ठीक है, क्लियर। सन प्रोटेक्शन क्रीम वगैरह जो यूज करते हो डेली, बच्चे यूज करते हैं, बोरो प्लस पेन लवरी, ये क्या है तुम्हारे लोकल इफेक्ट आ रहा है इनका, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे देखो समझाने वाली चीजें तो बहुत सारी हैं बेसिक्स में, लेकिन थोड़ा सा अभी आगे चलते फिर कुछ थोड़ा फिर समझाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारी बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, जैसे कि तो इसमें हमने देखा कि ओरल हमारे पढ़े थे, ओरल भी होता है, सबम्यूनल, रेक्टल, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसको थोड़ा सा और क्लासिफाई करते हैं कि एंट्रल रूट। एंट्रल रूट क्या होते हैं? एंट्रल रूट जैसे कि आपने ओरल लिया, सबलिंगुअल लिया, बक्कल लिया, रेक्टल लिया, तो ये सारे रूट कौन से हैं आपके? एंट्रल रूट में आते हैं, ठीक है। इसमें हम टैबलेट भी लेते हैं, कैप्सूल, सिरप, सस्पेंशन, इमल्सन वगैरह लेते हैं, ठीक है। ड्राई पाउडर, इनहेलर, डीपीआई हुआ, मीटरडोज इनहेलर वगैरह होगा, नेबुलाइजर के थ्रू लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं आपके? ओरल रूट में आते हैं, ठीक है। और सबलिंगुअल बक्कल रूट में कौन से हैं आपके? ओडीटी, ओरली डिजेंटिग्रेटिंग टैबलेट, ठीक है। लोजेंजेस, च्यूअल टैबलेट है आपकी, जो माउथ वॉश, ठीक है, टूथपेस्ट, ऑइंटमेंट, ओरल सिरप्स, इनके बारे में डिटेल्स थोड़ा पढ़ना है क्योंकि यहाँ से ना क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। रेक्टल रूट में आपका क्या होते हैं? इसमें ऑइंटमेंट, सपोस्टरीज, इनेमा, ठीक है, न्यूट्रिएंट इनेमा, ये सारी चीजें आती है। पेरेंटल जो कि हम किसके थ्रू लेते हैं? इंजेक्शन के लेते हैं, या इंजेक्शन से हम इन्फ्यूजन लेते हैं। इन्फ्यूजन का मतलब क्या होता है, मत समझ ये पता है किसी को? इंजेक्शन है और एक इन्फ्यूजन है। देखो इस तरह की टर्मिनोलॉजी कई बार पूछते हैं, ठीक है। तो इंजेक्शन क्या है? जो हम एक बार में इंसर्ट करते थे, इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? लेस वॉल्यूम होते हैं। और इन्फ्यूजन को होते हैं लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल बोला जाता है। इन्फ्यूजन को क्या बोलते हैं? लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल। और ये क्या होते हैं? स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल, एसवीपी बोलते हैं इसको एलवीपी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है ये? इसका भी डिटेल में हम देखेंगे, ठीक है। फिर है आपका इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राकार्डियल, ये सारे रूट्स हैं, तो इनको अपन डिटेल में देखेंगे। फिर टॉपिकल रूट में जैसे डर्मल है, डर्मल में क्या? ऑइंटमेंट, लिनीमेंट्स, ठीक है। तो ऑइंटमेंट, लिनीमेंट्स और ये आपका जो लोशन है ना, इनसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये भी देखना है। क्रीम्स, पेस्ट से तो आते ही हैं। हाँ, अभी जैसे एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, अभी शायद 2022 का क्वेश्चन था एग्जिबिट का, कि स्टेरिक एसिड बेस की क्रीम पूछा था, ठीक है। स्टेरिक एसिड बेस, और इसमें KOH भी था, KOH, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड स्टेरिक एसिड बेस क्रीम को क्या कौन सी क्रीम होती है? कोल्ड क्रीम। बताएगा कोई स्टूडेंट क्या कौन सी क्रीम है ये? कि वेनेसिंग क्रीम है, कोल्ड क्रीम है, या बोथ है, नन ऑफ दी? कोल्ड क्रीम सर वेनिसिंग क्रीम है। कैसे? सर स्टीयरिक एसिड का यूज किया जाता है उसकी जब प्रिपरेशन करते हैं तो। राइट। तो जो KOH जो और जो स्टेरिक एसिड लिया जाता है वो जनरली ये वेनेसिंग क्रीम में ही लिया जाता है, ठीक है। अभी हमें क्लियर करूंगा क्यों लिया जाता है, क्या है, जब पढ़ाऊंगा ना क्रीम ये टॉपिक तो उसमें क्लियर कर देंगे, ठीक है। फिर जो म्यूकोसल जो डोजेस फॉर्म होती हैं उसमें आई ड्रॉप होता है, ठीक है, ईयर ड्रॉप होते हैं, आई ड्रॉप हुआ, नेजल स्प्रे हुआ, ऑइंटमेंट, हाइड्रोजेल्स वगैरह, ठीक है। तो ये क्या है? म्यूकोसल डोजेस फॉर्म है, ठीक है। और अभी देखो ये जो मैंने बताया ना यहाँ पे हाइड्रोजेल, या ध्यान से सुनना, ये कहाँ लिखा है? म्यूकोसल डोजेस फॉर्म में। तो कई बार ये बुक में ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, कि ये किस रूट में आता है? टॉपिकल रूट में, म्यूकोसल में आता है, बट ऐसा नहीं है। अभी बहुत सारी ऐसी भी हाइड्रोजेल आने लगी हैं जो कि हम IV के मतलब पेरेंट्रल रूट के थ्रू देते हैं। किसके थ्रू देते हैं? पेरेंट्रल रूट के थ्रू, ठीक है। इसके रूट के थ्रू देते हैं, पेरेंट्रल रूट के थ्रू देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये क्यों? ये देखो बहुत सारी चीजें क्या है, एक्सेप्शन आ जाती है चीजें, ठीक है। और टेक्नोलॉजी धीरे जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो बहुत ज्यादा मतलब मेडिसिन जो फार्मा फील्ड है ना उसमें बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो जरूर नहीं कि जो बुक में लिखा है हमेशा वो सही है, ठीक है।
कई बार क्या हो जाता है, एक्सेप्शन केस आ जाते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, नैनो टेक्नोलॉजी आ गई, तो बहुत सारी चीजें होने लगी हैं, ठीक है, जो कि पहले कुछ और था, अब कुछ और हो गया, ठीक है। तो ये हम आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे, ये अपडेट के लिए है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जरूर नहीं आपके हमेशा टॉपिकल रूट में, मतलब इसमें म्यूकोजल में आएगी, ठीक है। ये तो पेरेंटल में भी आती है, मैं खुद इस पे काम किया हूँ, ठीक है। फिर है परकोटेनियस, ठीक है। परकोटेनियस रूट ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें आपका ट्रांसडर्मल पैचेस वगैरह जो आते हैं, ठीक है। और क्या, माइक्रोनिडल पैचेस भी हम यूज करते हैं, ठीक है। टॉपिकली भी यूज करते हैं माइक्रोनिडल, टॉपिकल रूट में ही आता है माइक्रोनिडल पैचेस, ठीक है। क्लियर है यहां तक? आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। एक मिनट थोड़ा सा रिवाइज कर लूं, जब तक पानी पी लो, आप लोग भी पी लो। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा पीछे आप बैक जाके देख सकते हो, जो आप लिख रहे हो उसको एक बार रिपीट कर लो। नेक्स्ट आपका है बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म्स, ठीक है। तो फिजिकल फॉर्म के अकॉर्डिंग अगर हम देखें ना, तो हमारा यहाँ पे क्या देखना, फिजिकल मतलब वो हमारा जो डोजेस फॉर्म है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड है, सेमी सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, कि और कोई केसेस है, ठीक है। तो वो देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि पहला जो डोजेस फॉर्म है अकॉर्डिंग टू सॉलिड स्टेट, मतलब जिसमें पहला आता है आपका सॉलिड डोजेस फॉर्म, दूसरा आपका है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, तीसरा है आपका लिक्विड डोजेस फॉर्म, और चौथा है आपका गैसियस डोजेस फॉर्म। एक स्पेशल फिफ्थ केस भी होता है जिसको बोलते हैं स्पेशियल डोजेस फॉर्म। स्पेशल डोजेस फॉर्म। अब हमें एक जल्दी से बताओ, जो NDDS में जो हम पढ़ते हैं, NDDS नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये सुना है वर्ड आप लोगों ने? ये कहाँ पे आएगा, ये कहाँ पे आएगा आप बताओ। देखो ना, क्योंकि एक चीज में हमारा ये पढ़ाने का हमारा टारगेट, मतलब ये क्लासिफिकेशन हमें तुम्हें बताने का कोई इतना मोटिव नहीं था। हमारा मोटिव सिर्फ इसको, क्योंकि ये तुम लोग भी पढ़ते होगे, तुमने पढ़ा होगा, देखा होगा, बुकों में लिखा होगा, ठीक है, इसको उतना ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। बट हमें एक क्लियर करना है कि जो हमारा कन्वेंशनल है चीजें हैं बुकों में जो लिखी हुई हैं, और अभी जो फिलहाल में करंट में जो चल रहा है वो क्या है, ठीक है, जो बुकों में नहीं दिया होगा अभी, ठीक है, उससे भी अवेयर कराना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन वहां से भी आ जाते हैं, ठीक है। तो NDDS हमारा कहाँ आएगा बताइए? ठीक है, राइट। इसलिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, स्पेशल डोजेस फॉर्म। ये कहाँ आएगा? जो NDDS है, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, इसमें बहुत सारी डोजेस फॉर्म आती है, ठीक है। इसमें आपकी क्या टैबलेट भी है, ठीक है, नैनो पार्टिकल भी है, माइक्रो पार्टिकल भी है, निडल माइक्रोनिल पैचेस भी हैं डिफरेंट टाइप के। तो वो क्या है आपके, जो स्पेशल है, मतलब आपके नॉर्मल नहीं है, स्पेशल है, उसे कुछ अलग तरीके से टारगेटेड किया गया है, साइट स्पेसिफिक कुछ किया गया है, या उसको मतलब बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए गए हैं, ठीक है। उस मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इसको कैटेगराइज कर दिया। जैसे कि सपोज करो सस्टेन्ड रिलीज है, ठीक है, तो अलग रख दिया, कंट्रोल रिलीज को अलग अलग रख दिया। अब सस्टेन्ड रिलीज में जरूर नहीं कि हमेशा टैबलेट ही सस्टेन्ड रिलीज होती है, जो आपके नैनो पार्टिकल होते हैं वो भी सस्टेन्ड रिलीज होते हैं, ठीक है। उनसे भी ड्रग का जो रिलीज होता है वो सस्टेन्ड होता है, किससे? नैनो पार्टिकल से। सुना है क्या आप लोगों ने ऐसा? एक है टैबलेट और दूसरा है आपका नैनो पार्टिकल, मतलब नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड फॉर्मुलेशन। इसमें नैनो पार्टिकल में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, या पता है आप लोगों को यही बात? यस सर। कौन कौन से होंगे बताएगा कोई? ये क्या लिखा है? सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स। राइट, गुड गुड। एक NLC, ये क्या है? NLC है, नैनो स्ट्रक्चर्ड लिपिड कैरियर, पॉलीमर लिपिड हाइब्रिड माइक्रो स्फीयर। सुना है? यस या सर। इसी को बोलते हैं हाइब्रिड नैनो पार्टिकल, राइट। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ नैनो पार्टिकल, ये भी क्या तुम्हारे देते हैं? सस्टेंड भी देते हैं, कंट्रोल भी देते हैं, सस्टेंड प्लस कंट्रोल भी देते हैं। कैसे? देखो कितने तरह के होते हैं, ये भी देख लो यहाँ पे पहले। सस्टेंड रिलीज, कंट्रोल्ड रिलीज, सस्टेंड रिलीज प्लस कंट्रोल रिलीज,
ठीक है, दोनों होते हैं, ठीक है। डिलेड रिलीज होता है जिसको डीआर बोलते हैं, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ टाइप के रिलीज के अकॉर्डिंग भी क्लासिफाई किया गया है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है इसमें जरूर नहीं कि हमेशा टैबलेट ही, क्योंकि टैबलेट भी सस्टेंड और कंट्रोल और ये आती है डिलेड रिलीज, ठीक है। इस तरह के नैनो पार्टिकल भी आते हैं, तो टैबलेट भी है हमारे और ये भी है नैनो पार्टिकल, तो इस रिलीज के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है। तो ये कहाँ आती है, आपकी स्पेशल डोजेस फॉर्म के अंदर आती है, ठीक है। अब जरूर नहीं कि नॉर्मल टैबलेट भी हम इसको यहाँ पे क्लासिफाई करेंगे, बट स्पेशल जैसे नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो फॉर्मुलेशन है, माइक्रोनिडल पैचेस वगैरह है, तो यहाँ पे हम स्पेशल डोजेस फॉर्म की ट्रीटमेंट को डाल देते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं, जैसे कि आपका ये शेप के अकॉर्डिंग इनने सॉलिड और सेमी सॉलिड को कर दिया गया, ये तो आप लोगों सबको पता होगा, ठीक है। मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो उस समय क्लियर करूंगा। अब ये मोनोफेसिक, बाईफेसिक, यहाँ जैसे कि ये तो शेप आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये मोनोफेसिक का मतलब समझ में आया है, आपको पता है सभी को? मोनोफेसिक, बाईफेसिक, मोनोफेसिक का मतलब होता है सिंगल फेस। क्या? सिंगल फेस, जिसमें के इसका एग्जांपल क्या है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट क्लियर लूसेंट होते हैं, एक सिंगल फेस में अलग अलग नहीं दिखता है, मतलब एक फेस ऐसा नहीं दिखता है कि दो फेस दिख रही है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, ठीक है, अलग अलग सेपरेट नहीं होते, मतलब क्लियर सॉल्यूशन दिखता है, ठीक है। बाईफेसिक डोजेस फॉर्म क्या होते हैं, जिसमें बाईफेसिक मतलब दो फेस है। क्या है? दो फेस है। बाईफेसिक का मतलब होता है दो फेस है। कौन कौन सी? इंटरनल, ठीक है, और एक्सटर्नल फेस होती है, जिसका इमल्सन और सस्पेंशन, ठीक है। अब इमल्सन में भी बहुत टाइप की हैं, सस्पेंशन में भी बहुत टाइप की हैं, ठीक है। तो इमल्सन में जैसे कि आप ऑयल एंड वाटर इमल्सन, वाटर एंड ऑयल टाइप इमल्सन, ठीक है, तो टाइप ऑफ इमल्सन भी है। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। ठीक है। ऐसे ही है आपका गैसियस डोजेस फॉर्म। गैसियस डोजेस फॉर्म की बात करें, मेडिसिनल गैसेस से होती है। अभी किसी बच्चे ने बात की थी शायद एरोसोल, इनहेलेशन फॉर्मुलेशन की, ठीक है। तो वॉलेटाइल एनास्थेटिक्स भी आजकल आने लगे, इनहेलेशन, ठीक है, एनास्थेटिक स्प्रे भी आती है, ठीक है। तो ये हमारे गैसेस डोजेस फॉर्म में आती है, ठीक है। तो ये हमारी कितनी थी? 4 कैटेगरी थी, एक हमने ऐड की 5, और कल हमने जो कल नहीं, परसों हमने लास्ट जो लिया था लेक्चर, उसमें भी मैंने एक चीज ऐड करवाई थी किसी क्लिनिकल ट्रायल्स में। तो हमने याद कर लेना, उस लेक्चर में 5 बताया, 4 की जगह 5 किए थे, आज भी 4 की जगह 5 किए। क्लियर है सबको ये? ठीक है, याद रखना कि स्पेशल डोजेस फॉर्म भी होती हैं। तो आपको अगर कहीं क्वेश्चन पूछता है तो ये आपके 4 नहीं है, 5 भी है, ठीक है। स्पेशल डोजेस फॉर्म भी होती हैं, जिसमें हमारे क्या आते हैं, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की जो कैटेगरी वाले डोजेस फॉर्म आती है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ये Yes, आपका sir. सिंपल क्लासिफिकेशन है जो बुक में दिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो इससे हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है, इसको ज्यादा डीप में जाने की और जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी क्योंकि हमने इस टॉपिक को एक एक करके लेने वाले हैं, ठीक है। आपका पहले सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, लिक्विड के बारे में आएंगे, फिर सेमी सॉलिड के बारे में आएंगे। क्लियर है? तो अभी हम एक एक टॉपिक करके डिटेल में यहाँ तक आप लास्ट पॉइंट तक जाएंगे, यहाँ तक, ठीक है। एक एक टॉपिक पकड़ेंगे। तो अभी हमने बेसिक बेसिक समझा दिया, इसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। किसी बच्चे को अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, देखो एक चीज और समझना है, यहाँ पे जो हम लोग आप लोगों को जो कंटेंट देने वाले हैं, जो पढ़ाने वाले हैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे पर पाठशाला में, वो सिर्फ आपको जीपेट, ठीक है, जीपेट आपको, आप तो आ रहे हो जीपेट के मोटिव से, ठीक है, लेकिन आपका जो सिलेबस कवर होगा ना, वो चाहे आपको पहले से, आपको ऐसा नहीं किया जाएगा कि आपको कुछ और पढ़ा दिया गया, सेमेस्टर में कुछ और चल रहा है। आपको हम पहले टारगेट करेंगे कि जीपेट जो हमारा सिलेबस में हम जो आपको पढ़ाएं, वो सिलेबस सेमेस्टर के अकॉर्डिंग कवर हो, पहले सेमेस्टर, ताकि आपको उसका बेनिफिट आपको सेमेस्टर में भी मिल पाए। राइट? क्लियर? तो हम लोग इस तरह से कवर कराने वाले हैं कि ताकि आपका सेमेस्टर एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स आ जाएं, प्लस जीपेट में भी आ जाएं, प्लस आप कोई अदर ड्यूरिंग बी फार्म आप कोई गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वहां भी आपको काम है। तो आपकी तैयारी एक है, लेकिन फायदे अनेक हैं। तैयारी एक एग्जाम की है, लेकिन उसके बेनिफिट्स आपको अनेक मिलने वाले हैं। ठीक है, इसलिए हम हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लेके चलेंगे। हमारा मोटिव सिर्फ इतना नहीं कि हम अपने पैसे पे किए और हम आपको सिर्फ जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करते, पॉइंट बाई पॉइंट करके चले गए। ठीक है, इस तरह से नहीं पढ़ाने वाले, प्रॉपर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये आपको जैसे कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में शायद पूछा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड आपकी ब्लैंक है।
ठीक है। अब ये ब्लैंक क्यों रखी गई आप लोगों को पता है? क्योंकि यहां से अब रियल क्लास स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा, पहले टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। ड्रग देखा, ठीक है। फिर क्या देखा? डोसेज फॉर्म देखा, ठीक है। 1 2 तीसरा और क्या देखा? एक इसके अंदर हम देख रहे थे फार्मास्यूटिक्स, मतलब हम यहां से इस फॉर्म में ला रहे थे एक ड्रग को, तो ये किसके अंदर पड़ रहे हैं? फार्मास्यूटिक्स के अंदर, ठीक है। ठीक है। और क्या है यहाँ पे? हम एक चीज और देखेंगे कि ड्रग है, डोजेस फॉर्म है, और उसके मतलब रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं अपने फार्मास्यूटिक्स के अंदर। और इस प्लस अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, जैसे एक चीज को पहले अब हम डोजेस फॉर्म को उठा लेते हैं। ड्रग का पता है ड्रग क्या होती है? कल हमने शायद लास्ट लेक्चर में बताया हुआ था। ड्रग क्या होती है बताएगा कोई? मैन एपीआई। हाँ, एपीआई। डेफिनेशन क्या होगी? जी सर। डेफिनेशन क्या होगी? एपीआई तो हो गया। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। डेफिनेशन पूछ रहा हूँ बेटा, डेफिनेशन। ड्रग क्या होती है? व्हाट इज ड्रग? The drug is a substance एनी Which are- केमिकल सब्सटेंस which are intended to be used for the cure of pathological and physiological. देखो, एनी कंपाउंड्स, एनी न्यू केमिकल एंटाइज हो चाहे वो ओल्ड हो, तो एनी केमिकल कंपाउंड which are used for the diagnosis, treatment, prevention of any pathological condition. ठीक है। कोई आपकी इलनेस है, कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है, उसको ट्रीटमेंट के लिए हम अगर यूज कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हम ड्रग बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो ड्रग हो गया। अब डोसेज फॉर्म क्या होता है, यहाँ से मेन कंसेप्ट हमारा स्टार्ट होता है। तो हम इसको देखते हैं कि डोसेज फॉर्म हमारा क्या है, ठीक है। क्लियर? अब डोसेज फॉर्म, क्योंकि हमें यही पढ़ना है फार्मास्यूटिक्स में, डोसेज फॉर्म, टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी क्या पढ़ने वाले हैं? अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, ठीक है। मेन यहाँ से स्टार्ट करने वाले हम लोग। तो अब क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ से? फार्मास्यूटिक्स के अंदर फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है। कि एक ड्रग को डोजेस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। हर एक डोजेस फॉर्म के लिए देखेंगे, ठीक है। क्योंकि हर एक डोजेस फॉर्म यूनिक है। ड्रग तो हमारे पास एक ही रहेगा, ठीक है। ड्रग हमारे पास कैसा है? सिंगल है। ये हमारे पास सिंगल ही रहेगा, लेकिन हम इसके क्या है, डोजेस फॉर्म जो बनाएंगे हम, डोसेज फॉर्म कैसे बनाने वाले? डिफरेंट। तो क्यों बनाने वाले हैं? क्या बताया था मैंने, क्यों बनाने वाले हैं? पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। कोई इमरजेंसी सिचुएशन है उसके लिए, ठीक है, कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो हम जो भी हमें रिक्वायरमेंट होगी, हम उस फॉर्म में अपना उसी सेम ड्रग का डोजेस फॉर्म बना देंगे, ठीक है। डिफरेंट डोजेस फॉर्म बनाएंगे हर टाइम पे, ठीक है। तो जैसे जैसे हमें कंडीशन मिलती जाएगी, हम वैसे वैसे उस ड्रग को पर्टिकुलर डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करते जाएंगे अपने नीड के अकॉर्डिंग। सपोज करो, बेस्ट एग्जांपल पे लेके कि एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आपके घर में चपाती तो सबके घर में बनती होगी, कि ऐसा है कोई जो चपाती नहीं खाता है? आई होप कि सारे स्टूडेंट चपाती खाते होंगे, घर सबके घर पे चपाती बनती होगी। वो किसकी बनती है? आटे की बनती है, ठीक है। गेहूं के क्या होता है? गेहूं का आटा होता है ना, Yes, sir. गेहूं के आटे की बनती है, ठीक है। और ये जो आटा होता है, और उससे क्या हम एक तो चपाती बना ली, लेकिन कभी कुछ और भी बनाना होता है तब भी बना लेते हैं, उससे पूड़ी भी बना लेते हैं। चपाती हो गई, पूड़ी हो गई, और क्या बनाते हैं? लड्डू भी बना लेते हैं ना, हलवा भी बना लेते हैं सर। हलवा भी बना लेते हैं, हलवा भी बना लेते हैं। और का
तो ये क्या है, ये क्या है, एक ही हमारे पास एक ही चीज है लेकिन हम इसको अलग अलग चीज बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी हमारी क्या है, हमारी इच्छा है, मतलब हमारी नीड है कि हमें हलवा खाना है, हमें लड्डू खाना है, हमें पूड़ी खाना है, हमें चपाती खाना है, ये क्या है, हमारी नीड है, ठीक है। तो अलग अलग सिचुएशन, कभी रिश्तेदार आएगा उनको रोटी नहीं खिला सकते ना, उनको तो पूड़ी खिलानी पड़ेगी, नहीं तो वो बेचारे नाराज हो जाएंगे ना कि हम इनके यहाँ गए हुए थे, इनने हमें पूड़ी नहीं खिलाई है, रोटी खिला दी, राइट। तो हमारी नीड के अकॉर्डिंग हम क्या करने वाले हैं, यहाँ एक ही ड्रग की डिफरेंट डोजेस फॉर्म बनाना कैसे कैसे डिजाइन करते हैं वो सीखेंगे, ये किसके में सीखेंगे, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में, ठीक है। अब फटाफट देखते हैं कि हमारा जो ड्रग है उसको, हमारा वो तो सिंगल है लेकिन हमें उसका डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब डोजेस फॉर्म में क्या क्या है, डोजेस फॉर्म में एक तो आपका एपीआई है, क्लियर। दूसरा क्या है, Excipient. इस एक्सिपिएंट को और क्या बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल एड, फार्मास्यूटिकल एड, ये लिख रहा हूं मैं सिंपल है, फार्मास्यूटिकल एड, ठीक है। तो डोजेस फॉर्म में देखो दो चीजें होती हैं, एक तो हमारा एपीआई होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, एक्सिपिएंट्स, या उसी को बोलते हैं फार्मास्यूटिकल एड। और एपीआई को और क्या बोलते हैं, एनसीई भी बोलते हैं, ठीक है। एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, न्यू केमिकल एंटाइटीज, ठीक है। अब एपीआई हमारा कई बार न्यू केमिकल एंटाइटीज भी हो सकता है, कई बार हमारा ओल्ड ड्रग भी हो सकता है, क्लियर है। मैंने डेफिनेशन में बताया था कि न्यू केमिकल एंटाइटीज है, ओल्ड ड्रग है। न्यू केमिकल एंटाइटीज हम कोई नोवेल ड्रग डिस्कवरी करते हैं, नया कंपाउंड लाके, तो उसके से हम एनसी की बात करते हैं, उसका डोजेस फॉर्म बनाते हैं। ओल्ड ड्रग जैसे पैरासीटामोल है, उसका ऑलरेडी टेबलेट था लेकिन हम उसका नॉर्मल टेबलेट था अनकोटेड, हमने कोट करके उसको सस्टेंड रिलीज बना दिया, तो उसका नया डोजेस फॉर्म हो गया, ठीक है। तो उसको हम डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास एपीआई जो है वो क्या है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो एनसी भी हो सकता है और ओल्ड कोई कंपाउंड भी हो सकता है, जो कि क्या है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये कैसा है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आने वाला है इसका, ठीक है। और जो एक्सिपिएंट है ये क्या होते हैं, हमारे इनर्ट होते हैं, इनका कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होता है, क्लियर है यहाँ तक। Yes, sir. अब जीपेट में क्या पढ़ना है वो यहाँ बताता हूँ, ठीक है। जीपेट में क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आता है वो देखते हैं यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है, जीपेट एग्जाम, हम सेमेस्टर का तो तैयारी करवा ही देंगे लेकिन हमारा मेन मोटिव है एग्जाम, इसका जीपेट का एग्जाम, वो हमारा रटने से काम नहीं चलेगा, उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। रटा तो हम बहुत जल्दी देंगे आपको, हमें गारंटी देता हूँ, हमारे जो टीम है उनमें से ऐसे भी बच्चे हैं जिन लोगों ने हमारी टीम के साथ रह के उनके 3 मंथ के 2 मंथ के गाइडेंस से जीपेट क्वालिफाई किया हुआ है, ठीक है। जीपेट ऑन फिंगर टिप्स में हम आप लोगों को देंगे, प्रोवाइड कर देंगे, जो हमारे अर्ली स्टूडेंट होंगे उनको हम फ्री में देने वाले हैं वो चीज, ठीक है। तो आप बिलीव नहीं करोगे, तो उनको ऐसा होगा कि उनको सारी चीजें बिल्कुल फिंगर पर रहती हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आने वाला, ये क्वेश्चन आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। थोड़ा एग्जैक्टली नहीं आता है बट वहां से आ जाता है, ठीक है, घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा वही, ठीक है। तो हमें यहाँ पे थियोरेटिकली रटना नहीं है, चीजों को समझते हुए चलना है, देन रटना है, ठीक है। एक बार समझ में आ गया, कई बार होता क्या है कि एग्जाम में पहुंच जाते हैं, हमें याद नहीं होता है, आंसर आंखों के सामने होता है लेकिन हम उसको सिलेक्ट नहीं कर पाते, उसको पिक नहीं कर पाते, उसको टिक नहीं कर पाते, क्लियर। तो हम चलेंगे अब एक्सिपिएंट में, देखना है डिटेल में कि एक्सिपिएंट में देखो होता क्या है। अभी मैंने बताया था, एक बार इसको थोड़ा सा डिलीट करते हैं, यहां से समझना, डोसेज फॉर्म, फार्मास्यूटिक्स पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। तो फार्मास्यूटिक्स में हमेशा किसकी बात होगी, डोजेस फॉर्म की,
ठीक है। अब एक टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म अपने पढ़ा कि बहुत सारे टाइप की डोजेस फॉर्म है, जिसमें कि दो चीजें ही मेन है, एक तो आपका एपीआई और दूसरा एक्सिपिएंट। ठीक है, एक तो एपीआई और दूसरा एक्सिपिएंट। अब देखना के लिए यहां से स्टार्ट होता है। एक्सिपिएंट जो होते हैं ये हमारे किस पे डिपेंड करते हैं? टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन। ठीक है, टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन पे डिपेंड करेंगे। बताएगा कैसे? कोई स्टूडेंट बता पाएगा टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन पे एक्सिपिएंट कैसे डिपेंड करेगा? सपोज करो फॉर एग्जांपल हमें क्या बनाना है, सिरप बनाना है। सिरप बनाना है तो क्या हम उसके लिए बाइंडर ऐड करेंगे? नो सर। नहीं ना, बाइंडर तो नहीं डालेंगे उस केस में। बाइंडर कहाँ डालेगा? टैबलेट फॉर्म में। टैबलेट फॉर्म में डालेगा। तो जो हमारे एक्सिपिएंट हैं वो टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग भी चेंज होंगे। ठीक है, जो ड्रग है उसके अकॉर्डिंग भी चेंज होंगे। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है, क्या है? ठीक है, मतलब हमें क्या किस एप्लीकेशन के, टॉपिकल के लिए बनाना है, पेरेंटल के लिए बनाना है, ओरल देना है, किस रूप से देना है, वो एप्लीकेशन है हमारा। ठीक है, तो एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग होगा। और किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? बताओ, कोई स्टूडेंट बताएगा? टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन हो गया, ड्रग हो गया, एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, और भी हमें अगर आजकल क्या हो, टेक्नोलॉजी आ रही है। ठीक है, तो कॉस्ट कटिंग भी का एक आ रहा है कि हम कम से कम कॉस्ट में कैसे अच्छा बेटर प्रोडक्ट बना पाए। तो कई बार कॉस्ट का भी इशू आ जाता है। ठीक है, कॉस्ट का। ठीक है, हमें सस्ता कंपाउंड अगर कोई एक्सिपिएंट मिल रहा है तो हम उसको जो परचेस करेंगे उसको रेफर करेंगे खूब महंगे कंपाउंड। जैसे सपोज करो वाटर सॉल्वेंट यूज करना है तो वाटर क्या है हमारा इजीली चीपली अवेलेबल यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो हम सपोज करो मेथेनॉल वो एल्कोहल ना यूज करके हम क्या कर लेंगे, वाटर का यूज करेंगे ना। हम एल्कोहल का क्यों यूज करेंगे बताओ? ठीक है, तो कॉस्ट का भी एक फैक्टर आ जाता है। ठीक है, अवेलेबिलिटी, कॉस्ट, तो ये इन पे क्या हमारे एक्सिपिएंट डिपेंड करते हैं इन सारे फैक्टर्स पे। ठीक है, कि टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन कौन सी बनानी है, नंबर मतलब टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म। यहाँ पे आप लोगों को फॉर्मुलेशन वर्ड समझ में आता है क्या? फॉर्मुलेशन का मतलब वही है डोजेस फॉर्म। आप लोग कंफ्यूज मत होना, डोजेस फॉर्म ही है। मैं थोड़ा सा बाई चांस ज्यादा पढ़ा लिख गया तो फॉर्मुलेशन वर्ड यूज करने लग रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि रिसर्च में फॉर्मुलेशन वर्ड यूज करना होता है। क्या कौन सी फॉर्मुलेशन आप डिजाइन कर रहे हो, कौन सी फॉर्मुलेशन पे काम कर रहे हो। ठीक है, डोजेस फॉर्म का नहीं बोलते हो आप, फॉर्मुलेशन बोलते हो। तो टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म ही है। क्या टाइप ऑफ डोजेस? तो एक्सिपिएंट किस पे डिपेंड करेगा? सिलेक्शन ऑफ जो एक्सिपिएंट होगा हमारा, क्या सिलेक्शन ऑफ एक्सिपिएंट, ये डिपेंड करेगा टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन कौन सी है, ड्रग कौन सी है, एप्लीकेशन क्या है, कॉस्ट क्या है। ठीक है, अवेलेबिलिटी क्या है, क्या अवेलेबिलिटी भी देखेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि ड्रग, आपको क्वेश्चन मन में आ रहा होगा ड्रग में कैसे, तो ड्रग की क्या होती है, कंपेटिबिलिटी स्टडी पढ़ी है किसी ने आपने? कंपेटिबिलिटी स्टडी, ड्रग, एक्सिपिएंट, कंपेटिबिलिटी। ये पढ़ा है किसी ने वर्ड? ड्रग, एक्सिपिएंट, कंपेटिबिलिटी, ऑब्वियसली प्री फॉर्मुलेशन, डोजेस फॉर्म डिजाइनिंग में पढ़ा होगा, डीएफडी में। Am I right स्टूडेंट और नॉट? डीएफडी में पढ़ा होगा शायद आप लोगों ने, डोजेस फॉर्म डिजाइनिंग। सभी को आवाज क्लियर है क्या? Yes, sir. ओके, बोल दिया करो फटाक से। एक मिनट। स्क्रीन प्रॉपर विजुअल हो रही है ना? Yes, sir. ठीक है, अभी यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? नो सर। ठीक है, तो ड्रग जो है, ठीक है, वो उस पर भी डिपेंड करेगा हमारा एक्सिपिएंट, क्योंकि ड्रग एक्सिपिएंट के साथ कंपेटेबल है कि नहीं है। अगर सपोज करो हमें पैरासीटामोल की टैबलेट बनानी है,
ठीक है, और उसके लिए हम बाइंडर ले रहे हैं, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट ले रहे हैं, ठीक है, लुब्रिकेंट ले रहे हैं, बहुत सारे स्वीटनर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे ड्रग के साथ ये एक्सिपिएंट कंपेटेबल है कि नहीं है। अगर ये कंपेटेबल नहीं है तो A प्लस B मतलब ड्रग प्लस एक्सिपिएंट मिलके क्या बना लेंगे, C बना लेंगे, मतलब कोई थर्ड कंपाउंड बना लेंगे, जो कि क्या हो सकता है, ह्यूमंस के लिए, पेशेंट के लिए टॉक्सिक हो सकता है, उसकी जान भी जा सकती है, ठीक है। हम एक इंजीनियर नहीं है, हम एक फार्मासिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, जो कि एक सेफ, हम किसी की लाइफ से नहीं खेल सकते, एक सेफ इफेक्टिव डोजेस फॉर्म बनाना है, उसके लिए प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एक्सिपिएंट जरूरी है। इसलिए फार्मास्यूटिक्स में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो एक्सिपिएंट से ही बनते हैं, ठीक है, मेथड्स और एक्सिपिएंट से बनते हैं, क्योंकि मेथड और एक्सिपिएंट में अगर एरर हुए तो आपका हो सकता है कि कोई थर्ड कंपाउंड बन जाए, ठीक है, आपने ज्यादा हीटिंग कर दी, रिएक्शन हो गई, ठीक है, तो उसके कारण जो ड्रग की प्रॉपर्टीज हैं या एक्सिपिएंट की प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है, क्लियर है। तो इसलिए ड्रग और एक्सिपिएंट कंपेटिबिलिटी नाम की एक स्टडी होती है, जिसको स्टडी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको किसके अंडर पढ़ते हैं, प्री फॉर्मुलेशन स्टडी में। ये कहाँ पढ़ते हैं हम, प्री फॉर्मुलेशन स्टडी में, ठीक है। अब फटाफट देखो, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। तो अब यहां देखना एक्सिपिएंट, एक्सिपिएंट जो होंगे हमारे, हमने बोला डिपेंड करेंगे किस पे, ऑन टाइप ऑफ डोसेज फॉर्म, ठीक है, टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म पे डिपेंड करेंगे। जो एक्सिपिएंट होंगे वो किस पे डिपेंड करेंगे, टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म, ठीक है। तो टैबलेट के लिए हम अलग लेंगे, ठीक है, टैबलेट के लिए अलग लेंगे, कैप्सूल के लिए हमारे अलग एक्सिपिएंट होंगे, इमल्सन के लिए अलग होंगे, ठीक है, सस्पेंशन के लिए अलग होंगे, ठीक है, सॉल्यूशन के लिए अलग होंगे, इंजेक्शन के लिए मतलब यहाँ पे पेरेंटल लिख लो, चाहे इंजेक्शन लिख दिया मैंने, पेरेंटल भी लिख दिया, ठीक है, पेरेंटल्स हो गए। तो सबके लिए हमारे जो एक्सिपिएंट होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे, राइट। तो सपोज करो, अभी एग्जाम्पल में इससे जैसे समझाता हूं, अभी टैबलेट का है सबसे पहले, क्योंकि हम टैबलेट पढ़ने वाले हैं इसलिए टैबलेट की बात कर लेते हैं। तो जो टैबलेट है उसमें कौन कौन से एक्सिपिएंट यूज होते हैं, बताएगा कोई स्टूडेंट फटाफट। यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल डाइल्यूएंट, ग्लाइडेंट, डाइल्यूएंट, lubricants, डाइल्यूएंट्स, एजेंट इंटीग्रेटिंग नहीं हुआ था क्या, जी सर, डिसइंटीग्रेटिंग, और बाइंडर्स, सीक्वेंस से बताना, और ग्लाइडेंट, ग्लाइडेंट, और लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट, और स्वीटनर्स एजेंट, और फ्लेवरिंग नहीं है, हाँ फिर क्या आएगा, कई बार डालते भी हैं, ठीक है, ऑप्शन ऑब्लिक कर दिया इसलिए, ठीक है। तो ये हमारे कॉमनली जो यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे कि कलरिंग एजेंट भी आ जाता है, कई बार आता है, Yes, sir. कोटिंग भी आते हैं, कोटिंग मटेरियल भी होंगे, कोटिंग भी आता है, देखो ना बुक में कई बार यहाँ तक लिखा होता है, लेकिन ये भी तो एक्सिपिएंट है ना, कि नहीं है। कोटिंग एजेंट एक्सिपिएंट के अंदर आएंगे क्या, कि एपीआई आएंगे, बताइए। Sir, excipient. एक्सिपिएंट ही है ये भी, ठीक है। और क्या आएंगे, पॉलिशिंग एजेंट भी आएगा तो फिर सर, पॉलिशिंग एजेंट है, तो इस तरह के बहुत सारे वो है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारे हो गए डिसइंटीग्रेटिंग, बाइंडिंग, ग्लाइडेंट, लुब्रिकेंट, स्वीटनिंग, कलरिंग एंड कोटिंग एजेंट,
ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे? याद रखने की ट्रिक अभी बता दूं कि टैबलेट वाले जब मैं मतलब स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अब टैबलेट स्टार्ट होगी। बता दीजिए सर, अभी बता दीजिए। अभी हमारे, अब मैं यहाँ से सोच रहा था कि हमारे जो परमानेंट स्टूडेंट हैं वहां से चालू करें, खैर लेकिन सबके लिए बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे याद कर लेना। कैसे याद करो? दीदी बिन, दीदी के बिना मतलब दीदी बिन, क्या? दी बिन, ठीक है। कितना याद है? दीदी बिन क्या नहीं हो रहा? दीदी के बिन क्या हो रहा है? जीएल से क्या होता है? बताएगा कोई स्टूडेंट? दीदी के बिन गर्लफ्रेंड को स्वीट तरीके से कलर करके कोट करेंगे, ठीक है। दीदी मतलब दीदी के बिन गर्लफ्रेंड, जो गर्लफ्रेंड होती है जीएल से गर्लफ्रेंड याद रखना। स्वीट मतलब वही, स्वीट मतलब कुछ मतलब मीठा मीठा बोलना पड़ता है ना। तो दीदी के बिन गर्लफ्रेंड को मीठी मीठी बातों से कलर करके कोट करेंगे। क्या करके? कलर करके कोट करेंगे उसको, ठीक है। कलर करके कोट करेंगे, ठीक है। मतलब होता है ना जब बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो उसको छपा देते हैं, भिगा देते हैं, कुछ भी मतलब इस तरह से। तो याद रख लो, दीदी बिन गर्लफ्रेंड को स्वीट कलर से कोट करेंगे। याद हो गया सबको स्टूडेंट को? यस सर। अब तो नहीं भूलोगे ना कभी? आई थिंक अब तो कोई स्टूडेंट भूलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये आपकी क्या ट्रिक है कि आपके कौन कौन से एक्सिपिएंट यूज होते हैं टैबलेट्स में, ठीक है। अभी जैसे कि हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल, बस लास्ट एग्जांपल ले रहा हूं, पेरेंटल का ले लेते हैं, ठीक है। अब पेरेंटल है, पेरेंटल में हमारी जैसे कि अब ये भी एक डोजेस फॉर्म में, तो इसमें ड्रग रहेगा और एक्सिपिएंट रहेंगे। तो एक्सिपिएंट में क्या रहेगा? व्हीकल्स होंगे पहले, ठीक है। व्हीकल्स में कौन कौन से होते हैं बताएगा कोई स्टूडेंट? पढ़ा हुआ है सभी लोगों ने क्योंकि ये टॉपिक। वाटर फॉर इंजेक्शन, WFI। बेटा पहले एक्वास और नॉन एक्वास होते हैं, ये होते हैं एक्वास एंड नॉन एक्वास। इसमें आता है आपका एक्वास में क्या आता है? WFI और SWFI, और यहां से क्वेश्चन बनते हैं बेटा। WFI, SWFI और क्या होता है बताओ जल्दी? नॉर्मल वाटर को इंजेक्शन भी होता है, ठीक है। नॉर्मल वाटर को इंजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं? एक्वास होते हैं। नॉन एक्वास में क्या होते हैं बताएगा कोई? या होमवर्क दूं लास्ट? अच्छा लास्ट होमवर्क किया? आज मैं यहाँ होमवर्क दे रहा हूँ, नहीं तो फिर नहीं दे पाऊंगा। ये जो आपका नॉन एक्वास है ना, ठीक है, इसके हमें एग्जाम्पल चाहिए आप लोगों से, ठीक है। नेक्स्ट क्लास। अच्छा जो पिछला होमवर्क था वो क्या था बताइए, कोई स्टूडेंट बताएगा क्या? NDA और ANDA। हाँ, ये आपने देखा, क्या सर्च किया? यस सर। क्या होता है बताइए? सर NDA जो होता है वो उसके ब्रांडेड ड्रग्स के लिए होता है अप्रूवल के लिए, और जो ANDA होता है वो जेनेरिक ड्रग्स के अप्रूवल के लिए। बिल्कुल राइट बेटा, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। अब इसको मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, मैं ये होमवर्क आपको पूरा कराऊंगा क्योंकि 1.5 घंटे पूरे हो गए आपके आज, ठीक है। तो 1.5 घंटे क्लास आपकी आई थिंक पूरी हो गई, ओवर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं अपनी क्लास को क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा उसमें हम अब प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये हमारा सारा अभी तक जो चल रहा था ना, ये सारा बेसिक था, समझाने वाली चीजें थी, पढ़ा हुआ आपका था, लेकिन आप ना मतलब कनेक्टेड नहीं थे दूसरी चीजें से, लिंक नहीं थे। मैंने लिंक कर दी है सारी चीजें, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, कोरिलेट करूंगा, तो आपको बताऊंगा देखो वो चीज वहां ऐसी होती है, ये यहाँ पे ऐसी होती है, ठीक है। तो आप ये ना बोलना कि सर आपने हमें पता नहीं सर ऐसा होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसलिए जो हमारी जो पहला डेमो लेक्चर था या सेकंड डेमो लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए था कि हम, ताकि हमारी टेक जब हम पढ़ें तो एक दूसरी चीजों को, एक दूसरी डोजेस फॉर्म को कंपेयर करते हुए चलें, ताकि हम भूलें भी नहीं और वो हमारी प्रॉपर चीज बनी रहे। और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें उस समय हमें डाउट प्रॉब्लम ना हो। डाउट जो प्रॉब्लम होती है ना, डाउट हो रहा है सर, डाउट हो जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है,
मैं ये टेक तो ये कर रहा था, लेकिन वो ज्यादा सोच लिया तो ये कर दिया। तो इसलिए वही उसी समय पे हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करते हुए पढ़ाते चलेंगे ताकि आपको डाउट ना रहे। क्लियर? नोट्स आपको प्रॉपर मैं प्रोवाइड करूंगा फार्मास्यूटिक्स की, ठीक है, क्योंकि मेरा मेन मोटिव जो क्लास में रहता है वो समझाने का रहता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखने बैठ गया ना तो फिर उतना फास्ट नहीं चल पाऊंगा, सिलेबस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करूंगा। जो हमारे स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए मैं परमानेंट बैच स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट हमारे ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं सारे स्टूडेंट से बोलूंगा कि क्लास आप लोगों की मिस ना हो जाए, इसलिए आज और कल का आपके पास टाइम है, डिसीजन लीजिए, एनरोल कीजिए, ज्वाइन कीजिए, ठीक है। किसी क्वेश्चन का किसी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन हो तो अभी पूछ सकता है, हमारे पास हम आपके लिए 5 मिनट दे रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर जो ऐप पर क्लासेस होंगी वो लाइव होंगी या रिकॉर्डेड होंगी? दोनों रहेंगे बेटा। तो उनको हर कोई नहीं देख पाएगा, बट जिसने हमारे कोर्स लिया हुआ, रजिस्टर्ड किया, वही देख पाएगा। ओके सर। आप इंटरेस्टेड हैं? कौन कौन से स्टूडेंट हैं एक बार हमारे साथ जो इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए, वो चैट बॉक्स में आई लिखिए जल्दी से फटाक। धीरेन्द्र कुमार, ओके। और कौन स्टूडेंट है जो ज्वाइन करना चाहता है? चैट बॉक्स में लिखिए, फटाक से आई लिखिए, सिर्फ आई। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बताइए। सर वो जो रिकॉर्डेड लेक्चर हो गए वो कब तक रहेंगे, या जब तक हम क्लासेस पे ज्वाइन है तब तक रहेंगे? नहीं बेटा, वो तो हम आप लोगों को एक्सेस दे देंगे। मैं अभी नाम ले रहा हूँ: अरुण रैकवाल, मोनिका, मुस्कान, तरनजोत कुमार, उज्जवल। ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं उज्जवल तो आप, ठीक है। तो ये सारे स्टूडेंट हैं जो अभी मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे ज्वाइन करने वाले, तो आप कांटेक्ट करिए, डायरेक्ट कॉल लगाइए। जो अभी आप लोग नंबर है उस नंबर पे आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। जरूर नहीं कि आप मुझे करें या किसी को करें, आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और हम अब जो एक क्लियर और मैं आप लोगों को कर दूं कि हम अब डेमो क्लास ज्यादा नहीं लेने वाले, ठीक है। यहाँ पे हम अपना जो हमारे बच्चे हैं उनका लॉस नहीं कर सकते, हमें अपने बच्चों पे फोकस करना है। तो हमारे जो बच्चे इनरोल्ड रहेंगे हम उन्हीं के लिए लेक्चर दे पाएंगे, ठीक है। और एक्चुअल कंटेंट अब हम आप लोगों को जो हमारी क्लासेस होंगी, रेगुलर क्लासेस, उसमें देंगे अब आप लोगों को, ठीक है। क्लियर? और किसी से क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए अभी। टाइमिंग यही रहेगी? नहीं बेटा, हम टाइमिंग अपने हमारे जो स्टूडेंट इनरोल्ड किए हैं उनके अकॉर्डिंग, उन्हें जो सूटेबल टाइम है वो डिसाइड करेंगे। हम उनके साथ मीटिंग रखने वाले हैं प्रॉपर, और उनसे डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सा सूटेबल टाइम है, हम लोगों के लिए कौन सा सूटेबल टाइम है, देन वी विल डिसाइड, ओके। आई होप सबको समझ आ गया होगा सारी चीजें। और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अभी भी टाइम है। नहीं तो राकेश सर बाइंड करें क्या? और किसी का कोई क्वेश्चन है? आई थिंक सभी का क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन नहीं है, जिसके थे उन्हें पूछ लिए हैं। तो मैं अपने हाँ बोलूं। सर सभी सब्जेक्ट को अलग अलग टीचर है क्या पढ़ाने के लिए? हाँ, हमारे जो एक्सपर्ट हैं, जैसे मैं फार्मास्यूटिक्स का एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। यस सर। हमारा सारा टॉपिक जो है, आपने पब्लिकेशन में उस दिन देखा होगा। पब्लिकेशन देखे आप लोगों ने क्या? यस सर, मैंने फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया था आपका। हाँ, उसमें नहीं, अगर जिसने को अगर और प्रोफाइल चेक करना हो तो वो कर सकता है, ठीक है। तो हमारा जो स्पेशलाइजेशन है वो फार्मास्यूटिक्स है। यस सर। ठीक है। तो फार्मास्यूटिक्स में आप जो मतलब हमारे हर टीचर ऐसे ही रहेंगे, फार्माकोलॉजी का फार्माकोलॉजी पढ़ाएगा, फार्मास्यूटिक्स वाला फार्मास्यूटिक्स पढ़ाएगा। तो जो स्पेशलाइज टीचर है वही रखेगा हमने, ठीक है। हमने ऐसा नहीं रखा कोई भी कुछ भी आगे पढ़ा जाए, ओके सर, ठीक है। क्योंकि होता क्या है ना बेटा, जैसे कि अपडेट में आपको दे दिया, ठीक है, जो बुक में नहीं लिखा है वो बताना होती है कई बार चीजें, ठीक है। तो रैंक यहाँ से पता है अच्छी आती है, जो कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता वो आप कर ले जाते हो, ठीक है। यस सर। तो यहाँ एक वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ हमारे जो टीचर्स हैं वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक ही है। एक्सक्यूज मी सर, वन मोर क्वेश्चन। हाँ बोलो सर। फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट करेंगे, जब हम अभी क्लास ज्वाइन करेंगे तो आप पढ़ाने के लिए फर्स्ट सेम से स्टार्ट करेंगे ना? आप किस सेमेस्टर में हैं? अभी मैं 7th सेम में हूँ। मैं फर्स्ट, मैंने क्या अभी लेक्चर में क्या बोला था?
कि मैं पहले जो सिलेबस रहेगा आपका सेमेस्टर सिलेबस जिसमें आप अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो 2 बैच चल रहे हैं हमारे, एक 24 वाला एक 25 वाला। तो 24 वाले जो बच्चे हैं वो मैक्सिमम बच्चे कौन से होंगे जो आपके 7th सेम में। तो जो 7th सेम का सिलेबस पहले हम उसको कवर करेंगे, क्योंकि हमारा बच्चों का बेनिफिट होना चाहिए, हमें अपना बेनिफिट नहीं देखना है, बच्चों का बेनिफिट देखना है, ठीक है। हम बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। क्लियर? यस सर यस। तो मैं पहले वही करने वाला हूँ, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग नहीं ज्वाइन किए वो जल्दी से जल्दी करें ताकि उनके क्लास मिस ना हो। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। नाउ आई एम गोइंग टू बाइंड माई लेक्चर। थैंक यू। गुड नाइट ऑल।